चैनल नेमिश कॉमर्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में हम सीखेंगे अकाउंटिंग प्रोसीजर और ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के डिटेल फॉर्मेट। शुरू करते हैं नीड ऑफ फाइनल अकाउंट से कि फाइनल अकाउंट बनाना क्यों जरूरी है। हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस जानने में इंटरेस्टेड रहता है, तो उसे वो प्रॉफिट और लॉस तभी पता चल सकते हैं जब वो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेगा। फिर फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारी एसेट्स कितनी है, हमारी लाइबिलिटीज कितनी है, ये जानने के लिए भी हमें फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है। फिर है डेटर्स और क्रेडिटर्स के अमाउंट, कि हमें कौन से कस्टमर से कितने अमाउंट टू बी रिसीव्ड है, कितना आना बाकी है, या क्रेडिटर यानी कितना सप्लायर का पेमेंट करना बाकी है, ये भी सब हमें फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद ही पता चलता है। फ्यूचर प्लानिंग, कहीं ना कहीं फाइनल अकाउंट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है, तो ये जो फाइनेंशियल पोजीशन के बेस पर हम आगे के डिसीजन लेते हैं, जिसे हम सिंपली कहेंगे कि फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी फाइनल अकाउंट्स की जरूरत होती है। फिर कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो गुडविल मतलब क्या कि रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस कैलकुलेटेड इन द टर्म्स ऑफ मनी। ये गुडविल कब कब कैलकुलेट होता है? एडमिशन ऑफ द पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर और डेथ ऑफ द पार्टनर। इट मीन्स व्हाट कि रिकॉन्स्टिट्यूशन जब जब भी होगा तब तक गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा, और गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें फाइनल अकाउंट की जरूरत होती है। फिर है वेरियस टैक्सेस ऑफ द फर्म, कि बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ है उसी बेस पर हमें टैक्स देना होगा, तो ये टैक्स पे करने के लिए भी हमें कहीं ना कहीं फाइनल अकाउंट, ये टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें फाइनल अकाउंट्स की मदद होती है। फिर फाइनल अकाउंट, ये लास्ट स्टेज है अकाउंटिंग प्रोसीजर की। हमें पता है कि एवरी ईयर 31 मार्च को हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से 31 मार्च को फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होता है। तो ये फाइनल अकाउंट तक हम कैसे पहुंचते हैं? जब भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं, सबसे पहले वो जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड होते हैं। जर्नल और सब्सिडरी बुक्स क्या है? तो ये प्राइमरी रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट है। जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में से फिर ये आ जाते हैं लेजर में, मतलब जर्नल की जो पोस्टिंग है वो हम लेजर में करते हैं। आफ्टर बैलेंसिंग द लेजर अकाउंट्स वी प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। फिर ट्रायल बैलेंस के बेस पर ही बिजनेस में फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। तो ये जो फाइनल अकाउंट है, ये बनाते समय हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये सब चीजें बनानी होती है। तो ध्यान में रखना है, जैसे दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी, उसी तरह मतलब जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट। और मतलब ये फाइनल अकाउंट यानी हमारे पूरे बिजनेस का इसेंस है कि पूरे बिजनेस में क्या ट्रांजैक्शन हुए हैं उसका ये इसेंस है। अब देखेंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में शॉर्ट जानकारी। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? तो एक नॉमिनल अकाउंट है जिसके डेबिट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं, क्रेडिट में डायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड होती है, और ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करने के काम आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन इसके डेबिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस रिकॉर्ड होते हैं, जबकि क्रेडिट में इनडायरेक्ट इनकम और गेन रिकॉर्ड होती है। ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड आउट करने के काम आता है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ये स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है, पर दिस इज अ पार्ट ऑफ द फाइनल अकाउंट। पर बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का हमें पता चल जाता है। इसके अंदर पूरी एसेट एंड लाइबिलिटीज रिकॉर्ड होती है। अब हम सीखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के फॉर्मेट्स, कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या पोस्ट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या पोस्टिंग होती है, और बैलेंस शीट किस तरीके से बनता है। तो शुरुआत करते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट से। तो यहाँ पर जैसे कि हमें पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, और ये नॉमिनल अकाउंट होने के कारण इसके जो डेबिट साइड है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा जाता है, और क्रेडिट साइड में डायरेक्ट इनकम लिखा जाता है। ये गुड्स रिलेटेड होने के कारण इसे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ पर मेंटेन हो जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट का यूज कर हम ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करते हैं, जो आगे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। तो अब शुरू करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पढ़ने से पहले एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी क्या? तो परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस और फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस, ये सब एक्सपेंसेस जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड होंगे। फिर से एक बार सुन लो, प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस, फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस और परचेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में पोस्ट होंगे, उसकी रिकॉर्डिंग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में होंगी। तो आइए शुरू करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है
सबसे पहला जो है ओपनिंग स्टॉक, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है वो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है। फिर है परचेसेस, तो ये भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। परचेसेस में से हम रिटर्न माइनस करते हैं तो हमें नेट परचेसेस मिल जाती है। फिर एक कैरियज इनवर्ड। अभी कैरियज इनवर्ड क्या है, तो कैरियज इनवर्ड जो है ये परचेस करते समय जो भी हमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगता है उसे कहा जाता है कैरियज इनवर्ड। फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने दिल्ली से गुड्स परचेस किए हुए हैं और अगर वहां से गुड्स लाने के लिए अगर मुझे 10,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन लगता है तो उसे कहा जाएगा कैरियज या फिर कैरियज इनवर्ड। फिर बात करते हैं फ्रेट की, डॉक चार्जेस और कस्टम ड्यूटी की। ये भी सब परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस है। फ्रेट जो टोल प्लाजा पे हम जो अमाउंट पे करते हैं वो। फिर है डॉक चार्जेस और कस्टम ड्यूटी की अगर हमने जो गुड्स परचेस किए हैं और अगर वो शिपमेंट से आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो पोर्ट अथॉरिटी से क्लियर करने के लिए जो चार्जेस हमें पे करने होते हैं उसे कहते हैं डॉक चार्जेस और कस्टम ड्यूटी। तो ये जो है ये भी परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस होने के कारण इसे भी हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। फिर बात करते हैं वेजेस प्रोडक्टिव, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस और वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस प्रोडक्टिव related with the production, manufacturing wages related with the प्रोडक्शन एंड वेजेस एंड सैलरीज में एक बात ध्यान रखनी है कि वेजेस एंड सैलरीज अगर पॉइंट है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा और अगर सैलरीज एंड वेजेस है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इंपोर्ट ड्यूटी की। जब भी हम मतलब कहीं फॉरेन से गुड्स परचेस करते हैं तब हमें इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती है। तो ये हो गई इंपोर्ट ड्यूटी। जो इंपोर्ट ड्यूटी भी परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस होने के कारण ये ट्रेडिंग के डेबिट में पोस्ट होगा। अब बात करते हैं कोल, कोक, गैस, मोटिव पावर और ऑयल, वाटर, ग्रीस इसकी। तो ये सब क्या है, ये सब एक फ्यूल है कि फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने के लिए हमें मशीनरीज रन करनी पड़ती है, उसके लिए जो फ्यूल का एक्सपेंसेस होता है वो भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा। तो इसके लिए ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। अब है रॉयल्टी, रॉयल्टी ऑन परचेसेस और प्रोडक्शन की। अगर हम कोई फ्रेंचाइजी लेते हैं तो जैसे हमें रॉयल्टी पे करनी होती है उसकी, तो रॉयल्टी भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब फॉर एग्जांपल अगर बोला जाए तो सपोज हमारा पब्लिशिंग हाउस है, हम किसी राइटर की बुक पब्लिश कर रहे हैं तो उस जो राइटर की जो बुक हम पब्लिश कर रहे हैं तो जितनी कॉपीज हम पब्लिश करेंगे उसकी एक सर्टन अमाउंट पर कॉपी हमें उस राइटर को पे करनी होती है और इसे रॉयल्टी कहा जाता है। तो सिंपली रॉयल्टी ये भले वो राइटर के लिए इनकम है पर बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, तो इसके लिए इसे भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा। फिर बात करेंगे प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, फैक्ट्री लाइटिंग हीटिंग, फैक्ट्री रेंट रेट्स, फैक्ट्री इंश्योरेंस और वर्क मैनेजर सैलरी। ये सब पॉइंट जो है ये सब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएंगे बिकॉज ऑल एक्सपेंसेस आर रिलेटेड विद द फैक्ट्री, ऑल एक्सपेंसेस आर रिलेटेड विद द प्रोडक्शन। तो ये जो वर्क मैनेजर सैलरी है, तो वर्क मैनेजर इट मींस व्हाट कि ये जो सुपरवाइजर होते हैं, फोरमैन होते हैं, जो वहां पर ऑनलाइन या फिर प्रोडक्शन पर काम करते हैं, तो इनकी जो सैलरी होती है ये भी कहीं ना कहीं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ही आती है बिकॉज दैट इज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। अब बात करते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड की। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में क्या आएगा, ध्यान रखिए, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे सेल्स। तो सेल्स से हमारे बिजनेस की डायरेक्ट इनकम है कि कोई भी बिजनेस की सेल में से जो इनकम होती है वो डायरेक्ट इनकम होती है बिकॉज रेगुलर एक्टिविटी ऑफ एनी बिजनेस इज द परचेस, सेल और प्रोडक्शन एंड सेल, सच काइंड ऑफ द एक्टिविटीज आर देयर। इसलिए सेल से जो इनकम होती है वो हमारी डायरेक्ट इनकम है। तो सेल में से जब हम रिटर्न इनवर्ड माइनस करते हैं तो हमारी नेट सेल्स बच जाती है। फिर बात करते हैं गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट एंड गुड्स रिटर्न बाय पार्टनर। अब ऐसे है कि जैसे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में तो हमें डायरेक्ट इनकम लिखनी है, लेकिन अब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में ये तो कोई इनकम नहीं है कि लॉस्ट बाय फायर एंड लॉस्ट बाय थेफ्ट, फ्री सैंपल बांट दिए या फिर पार्टनर घर पे लेके चले गए, ये तो कोई इनकम नहीं है। तो एक सिंपली बात ध्यान में रखी जाए कि ट्रेडिंग अकाउंट में सब गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं। तो गुड्स के जितने भी ट्रांजैक्शन है वो ट्रेडिंग अकाउंट में होने के कारण जब जब भी बिजनेस में से गुड्स कम होंगे तब तब वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएंगे। जैसे लॉस बाय थेफ्ट कम हो गए, लॉस बाय फायर कम हो गए, फ्री सैंपल बांट दिए कम हो गए, पार्टनर लेके चला गया कम हो गए। इवन अगर ये ट्रिक सेल को भी एप्लीकेबल होती है कि हम जब सेल करते हैं तब भी गुड्स कम ही होते हैं। तो इसको सिंपल तरीके से इस तरीके से ध्यान में रखिए कि जब भी बिजनेस में से गुड्स कम होंगे वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएंगे। तो ये होगा ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड। फिर लास्ट में है क्लोजिंग स्टॉक कि जो दिस ईयर का ईयर एंडिंग का जो स्टॉक है उसे कहा जाता है
क्लोजिंग स्टॉक। तो फिर इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। अब जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अगर क्रेडिट बैलेंस है, इट मीन्स अगर क्रेडिट की टोटल ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, जो आगे जाकर प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ट्रांसफर होगा। और अगर मतलब यानी डेबिट की टोटल, तो ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है जिसके डेबिट में पूरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस रिकॉर्ड होते हैं, क्रेडिट में इनडायरेक्ट इनकम और गेन रिकॉर्ड होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यूज कर हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड आउट करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में कौन कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं ये हम स्टडी करेंगे। इसे स्टडी करने से पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जो एक्सपेंसेस आते हैं वो नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर, सेलिंग से रिलेटेड और फाइनेंशियल से रिलेटेड होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इट मीन्स व्हाट, कि एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द ऑफिस। फिर बात करते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस की, जैसे एडवर्टाइजमेंट है, पैकिंग है, या फिर मतलब डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस है, या ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू द सेल्समैन है। तो ये सब सेलिंग एक्सपेंसेस है। तो सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस, ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस और लॉसेस, ये सब बातें मतलब कहाँ पर रिकॉर्ड होती है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड होती है। तो हम शुरू करते हैं अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में क्या दिया है। यहाँ पे दिया है सैलरीज, फिर है सैलरीज एंड वेजेस, फिर है रेंट एंड रेट्स, फिर है इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग, टेलीफोन, पोस्टेज, प्रिंटिंग, स्टेशनरी। ये सब क्या है, तो सब कुछ ये ऑफिस में का खर्चा है, ये ऑफिस एक्सपेंसेस है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, इसलिए सब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में है। ठीक है, फिर बात करते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ द सेल्समैन, ये सेल रिलेटेड है। डिप्रिसिएशन ऑन एसेट, अब डिप्रिसिएशन ऑन एसेट क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कि डिप्रिसिएशन इट मींस व्हाट, रिडक्शन वैल्यू ऑफ द एसेट और वैल्यू रिडक्शन इन द एसेट। तो कोई भी अगर हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होती है तो इसका सीधा मतलब है कि वो डिप्रिसिएशन है। जो डिप्रिसिएशन हमें कहाँ लिखना होगा, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखना होगा। फिर है लोडिंग चार्जेस, फिर है ऑडिट फीस। ये ऑडिट फीस क्या है, तो जैसे हमारे जो अकाउंट्स होते हैं वो हमें ऑडिटर से सर्टिफाई करवाने होते हैं। तो जब हम ऑडिटर से उसे सर्टिफाई करते हैं तब उसे सर्टन फीस देनी पड़ती है। तो वो जो फीस हम उसे देते हैं उसे कहते हैं ऑडिट फीस, की जो हमारी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करता है। तो ये हो गया ऑडिट फीस का पॉइंट। फिर है एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस मतलब कोई बिजनेस है कि जहां पर मतलब एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कि बिजनेस ने कोई टूर अरेंज की सब एम्प्लॉइज के लिए और पूरा खर्चा बिजनेस ने बेयर किया है, या फिर कोई एनुअल डिनर रखा है जिसका पूरा खर्चा बिजनेस ने बेयर किया हुआ है। तो ये सब जो चीजें हैं ये सब एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हेड के नीचे आती है, बट इट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द बिजनेस, सो दीज आर कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर बात करेंगे हम रिपेयर, रिन्यूअल एंड मेंटेनेंस की, या इंटरेस्ट ऑन लोन की। तो ये जितना भी खर्चा है जो फाइनेंशियल है, अभी इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो फाइनेंशियल नेचर का खर्चा है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, फिर बात करते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस की। सन्ड्री एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या है, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो है वो हमारे ऐसे एक्सपेंसेस है कि जिसे सेपरेटली लिखना पॉसिबल नहीं है, तो हम उसे सन्ड्री एक्सपेंसेस लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक फंक्शन था, वो फंक्शन में चाय, नाश्ता या फिर गिफ्ट्स ऐसे कुछ खर्चा होगा, बट इंडिविजुअल डिटेल इज नॉट पॉसिबल, तो उसे हम सन्ड्री एक्सपेंसेस के हेड के नीचे पूरी अमाउंट लमसम लिख देते हैं। ठीक है, कन्वेंस ये भी एक मतलब सेल रिलेटेड एक्सपेंसेस है। लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर और लॉस बाय एक्सीडेंट, ये भी सब हमारे लॉसेस होने की वजह से इसे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, समटाइम वी डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैंपल फॉर द एडवर्टाइजमेंट पर्पस, इट मींस व्हाट, सेल रिलेटेड। अगेन कमीशन अलाउड, दिस इज ऑल्सो सेल रिलेटेड। डिस्काउंट अलाउड, अलाउंसेस, एडवर्टाइजमेंट, ये सब सेल रिलेटेड है। कैरेज आउटवर्ड, सेल चार्जेस, ये सब सेल रिलेटेड एक्सपेंसेस है। तो अभी कैरेज आउटवर्ड क्या है, तो कैरेज आउटवर्ड जैसे कि हम जानते हैं कि कैरेज इनवर्ड ये परचेस रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन है, तो कैरेज आउटवर्ड है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस रिलेटेड टू द सेल्स है। ठीक है, फिर बात करेंगे बैड डेट्स। बैड डेट्स ये हमारा लॉस है कि जिसे हम कहेंगे इररिकवरेबल डेट्स फ्रॉम द डेटर, की डेटर से हमें अमाउंट कवर नहीं हो रही है, तो उसे हम कहेंगे बैड डेट्स। तो बैड डेट जो है वो भी हमारी कहाँ आ जाती है,
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाती है एज इट इज अ लॉस। ओके, अब उसके बाद में हम बात करेंगे एक्सपोर्ट ड्यूटी की। तो ये जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी परचेस पे होती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी सेल पे होती है। टैक्सेस, जनरल एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, लीगल चार्जेस, प्रोफेशनल चार्जेस, बैंक चार्जेस, सॉलिसिटर फीस। अब यहाँ पर सॉलिसिटर फीस क्या है? तो सॉलिसिटर इट मींस व्हाट? लीगल एडवाइजर ऑफ द बिजनेस, कि वो भी एक लॉयर ही होता है पर वो लीगल एडवाइजर होता है हमारे बिजनेस का। तो वो जो लीगल एडवाइजर है या हमारी लीगल कंप्लायंस पूरी करने के लिए जो काम करता है उसे कहा जाता है सॉलिसिटर। वो भी सर्टन फीस चार्ज करता है, तो सॉलिसिटर की फीस भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगी। फिर है सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस, फिर है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो ये सब कुछ क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा। तो एट द एंड ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है? तो ध्यान में सिर्फ इतना ही रखना है कि सेल रिलेटेड एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस और लॉसेस, ये सब चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होती है। अब हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्या है? सबसे पहले वहां पर है ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। तो ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन क्या है? कि जैसे हमें पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन जो है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है या फिर ब्रॉट डाउन हो जाता है। फिर है कमीशन रिसीव्ड, जो हमारी इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कि कहीं पे हमने शेयर में इन्वेस्टमेंट की थी और उसके ऊपर हमें डिविडेंड मिल गया, रेंट रिसीव्ड, या फिर सन्ड्री रिसिप्ट, मिसलेनियस रिसिप्ट। इसे भी हम फिर से यही कहेंगे कि हर चीज का अगर डिटेलिंग लिखना पॉसिबल नहीं है तो ऐसे टाइम पे सन्ड्री रिसिप्ट के अंडर में वो पूरी छोटी छोटी अमाउंट्स एक साथ कवर की जाती है और एक लमसम अमाउंट फाइनल अकाउंट में पोस्ट हो जाती है। ठीक है, फिर है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। ये जितनी भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम है वो क्या है, हम कहां पर लिखेंगे? हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो ये एक बात का ध्यान रखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में सिर्फ वही अमाउंट्स आती है जो हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। तो डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम में का डिफरेंस आपको, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि डायरेक्ट इनकम जो है वो तुम्हारी सेल में से होती है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दैट इज कॉल्ड योर इनडायरेक्ट इनकम। फिर एक बार ये डेबिट क्रेडिट सब पोस्टिंग हो जाए तो इसके अंदर से हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड आउट करते हैं जो आगे बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो अब अगर क्रेडिट की टोटल ज्यादा आती है, इट मीन्स अगर क्रेडिट बैलेंस है तो नेट प्रॉफिट निकलेगा और अगर डेबिट बैलेंस है तो नेट लॉस निकलेगा और अकॉर्डिंगली टू दैट वो इफेक्ट हम बैलेंस शीट में दे देंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बैलेंस शीट। तो ये है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, दिस इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो ध्यान रहे बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर पूरी एसेट्स और लायबिलिटीज रिकॉर्ड होती है। तो लायबिलिटीज क्या है? लायबिलिटीज जो है तो टोटल अमाउंट पेबल टू द आउटसाइडर इज कॉल्ड लायबिलिटी। और एसेट्स क्या है? तो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड एन एसेट। तो अभी हम डिटेल में शुरू करते हैं लायबिलिटीज साइड। तो लायबिलिटीज साइड में जो भी कुछ पार्टनर्स का कैपिटल होगा वो सबसे पहले रिकॉर्ड होगा। तो पार्टनर का कैपिटल दैट इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। पार्टनर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दैट इज ऑल्सो द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जनरल रिजर्व क्या है? तो जनरल रिजर्व यानी जो प्रॉफिटेबल ईयर होते हैं उसमें से एवरी ईयर का प्रॉफिट सब शेयर नहीं किया जाता। सर्टन प्रॉफिट का जो पार्ट है, थोड़े थोड़ा अमाउंट जो है वो साइड में फ्यूचर प्रॉब्लम्स के लिए निकाल के रखा जाता है, तो उसे कहा जाता है जनरल रिजर्व। तो ये जनरल रिजर्व जो है दैट बिलोंग्स टू पार्टनर एक्चुअली। और प्रॉफिट एंड लॉस इट मीन्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो ध्यान रहे कि कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस ये सब लायबिलिटीज में है पर इन्हें इंटरनल लायबिलिटीज कहा जाता है। इंटरनल लायबिलिटीज मीन्स अमाउंट पेबल टू द पार्टनर्स ओनली। अब आप लोग सोचेंगे कि पार्टनर तो बिजनेस के ओनर है, फिर पार्टनर की बिजनेस पे लायबिलिटी कैसे रहेगी? तो एक एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बिजनेस और बिजनेस एंटिटी एंड बिजनेसमैन एंड बिजनेस एंटिटी आर टू सेपरेट थिंग। तो इसके लिए कैपिटल जो रहता है वो लायबिलिटीज में आता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लोन ऑन मॉर्टगेज। तो लोन ऑन मॉर्टगेज यानी क्या है कि हमने कुछ गिरवी रखा है और उसके थ्रू हमने लोन लिया है। तो अगर हमने कुछ
मॉर्टगेज किया है और लोन लिया है तो हमारे ऊपर लाइबिलिटी है। बैंक लोन लाइबिलिटीज है। लोन फ्रॉम पार्टनर, अभी लोन फ्रॉम पार्टनर क्या है कि कोई पार्टनर अपने कैपिटल के अलावा कुछ अगर एक्स्ट्रा अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है तो उसे पार्टनर लोन बोल के ट्रीट किया जाता है। तो लोन फ्रॉम पार्टनर इज ऑल्सो द लाइबिलिटी टू द बिजनेस। फिर है बिल्स पेबल कि जिन जिन ड्रॉवर्स के बिल्स हमने एक्सेप्ट किए हैं, जिन लोगों के लिए हम ड्रॉई है तो उनके बिल का पेमेंट हमें करना है, तो बिल्स पेबल इज ऑल्सो द लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट, अब ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है ये समझ के लेना जरूरी है कि जैसे अगर मेरे बैंक में 50,000 रुपीज है और मैंने अगर किसी को 70,000 रुपीज का चेक दिया तो वो चेक पास नहीं होगा। पर एज आई एम अ बिजनेसमैन एंड आई हैव करंट अकाउंट इन द बैंक, सो दैट इज व्हाई दिस फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू द बिजनेसमैन ऑन करंट अकाउंट, दैट इज द बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट में मेरा बैलेंस है सपोज 50,000 और मैंने 70,000 का भी किसी को चेक दिया है और अगर मैंने बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेल की हुई है तो ऐसे कंडीशन में वो चेक पास हो जाएगा। पर एट द सेम टाइम क्या होगा कि मेरे ऊपर 20,000 रुपीज बैंक का कर्जा हो जाएगा। इट मीन्स व्हाट कि मुझे 20,000 रुपए अभी बैंक को देने हैं। तो सिंपली बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्या है आपकी लाइबिलिटी है। फिर होता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है तो इट मीन्स व्हाट कि दे आर द सप्लायर्स ऑफ द बिजनेस, कि वो बिजनेस के सप्लायर्स होते हैं कि जिनको अमाउंट पे करनी है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स की जो अमाउंट है वो हमेशा बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटीज रहती है कि हमने अगर किसी से क्रेडिट से परचेस किए या कोई क्रेडिट फैसिलिटी ली है तो जिसके लिए हमें पे करना बाकी है तो दे आर द सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स भी हमारे लाइबिलिटीज में आते हैं। ठीक है, अब ये जो है एडलेस एनी अदर एडजस्टमेंट या फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो ये जो एडजस्टमेंट्स है तो हम इसे एडजस्टमेंट के वीडियो में सीखेंगे, एडजस्टमेंट के सेगमेंट में सीखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखिए कि क्रेडिटर्स जो है वो लाइबिलिटीज है और वो लाइबिलिटीज में ट्रीट होते हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि खर्चा तो हो गया है लेकिन पेमेंट देना बाकी है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी कोई शॉप है और मेरे शॉप में एक वर्कर है जिसने 2 महीने काम किया है और उसका पेमेंट देना बाकी है, तो दैट विल बी कॉल्ड आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो उसे आउटस्टैंडिंग सैलरी कहेंगे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा तो हो गया है लेकिन देना बाकी है। अब देना बाकी है मतलब लाइबिलिटी है, इसलिए इसे भी कहाँ लिखना पड़ेगा, हमें लाइबिलिटीज में लिखना पड़ता है। फिर है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कि अगर किसी ने हमें एडवांस पे किया है और हम लोग जब तक उसका वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करते, जब तक उसका वो काम नहीं करते, वी कैन नॉट कन्वर्ट इट इनटू द इनकम, तो टिल देन इट इज द लाइबिलिटी ऑन अस। तो अगर एडवांस इनकम है तो वो भी लाइबिलिटी है। फिर है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स इट मीन्स व्हाट, अमाउंट रिजर्व टू पे द टैक्सेस, कि हमने कुछ अमाउंट साइड में निकाल के रखी हुई है जो टैक्सेस पे करने के लिए यूज करनी है, तो जो हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो इसका भी एक मतलब यही होता है कि वो भी हमारी क्या है, लाइबिलिटी, क्योंकि हमें वो टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करने हैं। अब बात करते हैं हम एसेट साइड की। तो एसेट साइड में जो है वो है गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फिर होता है फर्नीचर फिक्सचर, इक्विपमेंट, डिलीवरी मोटर वैन, फ्री होल्ड, लीज होल्ड, प्रीमाइसेस, देन पेटेंट्स, देन लूज टूल्स। ये जो सब यहाँ पर मैंने जो मार्क की हुई एसेट्स है इन सबको फिक्स एसेट कहा जाता है अपार्ट फ्रॉम गुडविल। एक्चुअली गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है, तो गुडविल तो हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे हमको पता है कि गुडविल इज द मनी रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस और द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो गुडविल भी हमारी एसेट है। और लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्सचर, इक्विपमेंट, डिलीवरी मोटर वैन, लीजोल्ड प्रीमाइसेस, पेटेंट्स, लूज टूल्स, ये सब भी हमारी क्या है, एसेट्स है। पर एक बात का ध्यान रहे कि ये सब हमारे फिक्स एसेट है, सो दे आर सब्जेक्टेड टू द डिप्रिसिएशन, बट इट इज डिपेंडेंट अपॉन द सम कि हमें क्या डिप्रिसिएट करना है और क्या नहीं करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो तो हमारी नॉट सब्जेक्ट टू द डिप्रिसिएशन है, कि डिप्रिसिएशन तो नहीं होता है इन्वेस्टमेंट पे। नॉर्मली जो इन्वेस्टमेंट है शेयर मार्केट में या और कहीं पे की हुई इन्वेस्टमेंट होती है। स्टोर स्पेयर पार्ट, ये भी हमारी फिक्स एसेट है, तो ये भी मतलब कहीं ना कहीं सब्जेक्टेड टू द डिप्रिसिएशन हो गई है। उसके बाद में प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि हमने एक्सपेंसेस पहले ही पेड कर दिए, तो इसका अगर हम ध्यान दें तो इसका ये मतलब निकलता है कि एक्सपेंसेस तो हुए नहीं लेकिन हमने प्रीपेड किया। जैसे हम किसी को भी अगर प्रीपेड अमाउंट करते तो हमारी एसेट होती है। आउटस्टैंडिंग इनकम इट मीन्स व्हाट कि हमारी इनकम
एक्रूड तो हो गई है लेकिन मतलब एक्चुअली रिसीव्ड नहीं हुई वो, कि जैसे हमने अगर किसी के यहाँ पे 2 महीने जॉब किए लेकिन पेमेंट नहीं आया है तो उसे कहेंगे आउटस्टैंडिंग इनकम। तो वो आउटस्टैंडिंग इनकम भी हमारी प्रॉपर्टी होती है, इसलिए उसे हम एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। फिर बात करते हैं लोन एंड एडवांसेस की। तो लोन एंड एडवांसेस जो एसेट साइड में है, इसका मतलब वो हमने किसी और को दिए और वो हमें अमाउंट रीपे करेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक दैट इज द रिमेनिंग स्टॉक जो है वो भी हमारी प्रॉपर्टी है। सन्ड्री डेटर्स इट मींस दोज कस्टमर्स कि वो ऐसे कस्टमर है कि जिनसे हमको पेमेंट रिसीव्ड है, जिनको हमने क्रेडिट पे सेल किया है, तो वो हमारे कस्टमर्स होते हैं जिनको हमने क्रेडिट पे सेल किया है, अमाउंट रिसीवेबल है, तो इसलिए इसे भी हम कहाँ पे लिखेंगे, एसेट साइड में लिखेंगे। बाद में बात करते हैं बैड डेट्स प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो ये जो भी कोई एडजस्टमेंट है इसे हम एडजस्टमेंट के सेक्शन में कवर करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल की। जैसे अगर लॉस बाय थेफ्ट है, लॉस बाय एक्सीडेंट है और अगर वो गुड्स इंश्योर्ड है, अगर हमारे कोई गुड्स मतलब जल जाते हैं और अगर उसका इंश्योरेंस है तो उसकी अमाउंट हमें मिलेगी। तो जो अमाउंट हमें मिलने वाली है, जो अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी ने ग्रांट की हुई है, तो उसे कहा जाता है इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, जो आ जाता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। फिर बात करते हैं बिल्स रिसीवेबल की। बिल्स रिसीवेबल इट मींस व्हाट, कि हमारे भी बिजनेस के कोई एम्प्लॉय होंगे जिन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज पे साइन किया है, जो हमें सर्टेन डेट को पेमेंट करने का प्रॉमिस कर चुके हैं, तो बिल्स रिसीवेबल भी क्या है हमारे लिए एसेट्स है कि ड्यू डेट को हमको उसका पेमेंट मिलेगा। फिर बात करते हैं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक की। तो इसे तो एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है, ये वैसे भी प्रॉपर्टी है, तो इसे ऐसे भी एसेट साइड में ही रिकॉर्ड किया जाता है। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है कि यहाँ पर ये रॉन्ग हो चुका है बुक में, ये क्रेडिट बैलेंस नहीं, ये डेबिट बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस कब होता है, तो जैसे अगर उसका करंट अकाउंट का बैलेंस 3000 था लेकिन उसने ड्रॉइंग 5000 की कर ली, तो इसका मतलब होता है कि 2000 रुपीज वो बिजनेस को पे करेगा, तो इसे कहते हैं डेबिट बैलेंस। तो जो भी पार्टनर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस रहेगा वो एसेट साइड में आएगा। तो सिंपली अगर ध्यान दिया जाए तो एक बात समझना बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं बैलेंस शीट जो है वो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है, उसमें एसेट और लायबिलिटीज रिकॉर्ड होती है। जब हमें नेट प्रॉफिट मिल जाता है तब हम उस नेट प्रॉफिट को एडजस्ट कर इस बैलेंस शीट को टैली करते हैं और दैट इज द कंप्लीशन ऑफ द पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एडजस्टमेंट्स इन डिटेल, और टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियोस। ओके, थैंक यू।